जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हम लोग इसमें जो 2025 में विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए विशेष करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन जो 2026 में देंगे उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो, क्योंकि सारे कंसेप्ट को आपको बता दिया जाएगा और इसमें जो है नंबर ओरिएंटेड क्लास हो। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीका से देखते हैं तो यकीन मानिए आपका नंबर जो है वो बढ़िया आएगा। सभी कंसेप्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम लोग बिना देरी के आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। हम लोग को पहला जो चैप्टर संबंध एवं फलन है उसमें हम लोग को समझना है और एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, इतना आसान कोई नहीं बताएगा, इतना आसान, जितना आसान एकदम साधारण तरीका से आपको आम भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लास 12th मैथ स्टार्ट हो रहा है तो टोटल यूनिट हम लोग को पढ़ना है 6 यूनिट। जैसे यहाँ पर क्या भाई, ये यूनिट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 2 चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और ये जो अलजेब्रा देख रहे हैं इसके अंदर जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर जो चैप्टर आएगा वो 3 और 4। कैलकुलस में जो चैप्टर आता है वो चैप्टर कौन कौन से भैया, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अंदर जो वेक्टर एंड 3D है इसके अंदर जो चैप्टर आता है ये हो जाता है 10 और 11। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं वो चैप्टर 12 है। और ये प्रोबेबिलिटी जो है इसके अंदर चैप्टर 13, यानी कि नंबर है 13 नंबर चैप्टर। यानी टोटल हम लोग को क्लास 12th में कितने चैप्टर मैथ पढ़ना है, तो टोटल हम लोग को पढ़ना है 13 चैप्टर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए। यानी कि हम लोग देखें तो यूनिट पढ़ना है 6 और चैप्टर पढ़ना है 13। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसको रिलेशन एंड फंक्शन ही कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे भाई, इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे ITF, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसके बाद अभिव्यव है जिसका जो सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, और इसका जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस होता है। सारणिक पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, संततता पढ़ना है और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है 5 नंबर है। अवकलज के अनुप्रयोग है, मतलब इसका ये अनुप्रयोग है, ये समाकलन है, ये समाकलन के अनुप्रयोग है, ये अवकल समीकरण है और ये सदिश बीजगणित है और ये 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, उसके बाद रैखिक प्रोग्रामर है जिसको हम LP बोलेंगे या कई लोग LPP बोलता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। यानी टोटल जो चैप्टर पढ़नी है वो कितना चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है कम समय में मैंने आपको बता दिया। जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो तो क्लियर कट समझ जाए कि क्लास 10th में जो है 6 यूनिट मैथ पढ़ना है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो होगा वो 13 चैप्टर होगा। ओके, हम लोग एक एक करके समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से एकदम जीरो से शुरू करने वाले हैं। ओके, देखिए यहां पर जो पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, उस रिलेशन एंड फंक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो हमने कुछ जो है ईयर वाइज एनालिसिस लेकर के आए हैं केवल इस चैप्टर से। आप देखोगे 2000 हम लोग 22 की बात करते हैं तो 2022 में इससे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा था, ये 2 नंबर और 3 नंबर के 2 नंबर वाले पूछा था, तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 नंबर। उसके बाद ये 3 गो ऑब्जेक्टिव है, 1 2 नंबर वाले हैं, तो 2 और 3 5। फिर इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव है और 1 2 नंबर वाले, तो 3 2 5। यानी कि एवरेज मिला करके चला जाए कि अगर ये चैप्टर आप तैयारी करते हैं तो 5 नंबर। हालांकि आपको बता दें कि ये 10 नंबर आपको दे करके जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो डबल क्वेश्चन पूछता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए तो 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हालांकि 10 नंबर की तैयारी आपकी होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ये इसका जो प्रायोरिटी है और चैप्टर से बहुत ही कम है, तो कम बेस भी अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एकदम 100% डाउटलेस क्लास करने का प्रयास करूंगा कि कोई डाउट आपके पास नहीं रह जाए। एकदम बेसिक से बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी के आज के जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए, हमारा जो लक्ष्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, मैं जो है रगड़ कर पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, कोई तुक्का नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं। सफलता का तो कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो इसी के तहत मेरा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मैंने एक जुनून बैच स्टार्ट किया है, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जुनून बैच यूट्यूब पर क्या है जी, यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देने हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, और ये बिल्कुल क्या है जी, फ्री में है। और क्या करना है, फ्री में पढ़ेगा बिहार, फ्री में पढ़ेगा बिहार। गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस बैच का नाम क्या है, जुनून बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके, हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हालांकि हम लोग इस वीडियो में केवल रिलेशन से संबंधित बातों को समझेंगे, उसके बेसिक चीजों को समझने। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये चैप्टर आपको समझनी है तो आपको ये जो पॉइंट हमने लिखा है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन समझना है तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए समूचे के बारे में। उसके बाद जो है समूचे पता होना चाहिए। उसके बाद है समूचे के प्रकार पता होने चाहिए, कार्डिनल नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्रमिक युग्म पता होना चाहिए, कार्तीय गुणन पता होना चाहिए, उप समुच्चय पता होना चाहिए, घात समुच्चय पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, हम लोग ये संबंध, इतना चीजें पता होगा तब जाकर के ये संबंध आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो मैं आपके सामने से स्क्रीन से हट जाऊंगा और जब मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी कलम साथ में रखें और क्लास खत्म होने के बाद उसको जरूर नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है समूचे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो समूचे क्या होता है, तो समूचे जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूचे कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो समूचे कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब जिसका परिभाषा, जिसका अर्थ समय, व्यक्ति और वस्तु के बदलने पर नहीं बदले। जैसे मैंने आपसे पूछा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो आपसे पूछेंगे तो आप ही बताओगे, आपके पिताजी से पूछेंगे तो वही बताएंगे। अगर आप दूसरे देश में चले गए और वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा तो आप वही बताओगे। लेकिन हमने कहा कि विश्व के सबसे सुंदर हीरोइन का नाम बताइए, तो आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, आने वाले समय के लिए अलग हो सकता है। इसलिए जो विश्व के 5 सुंदर हीरोइनों का जो संग्रह है वो समूचे नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्यों नहीं है, क्योंकि वो समय, वस्तु, स्थान के बदलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन हम अगर प्राकृत संख्या बोला, 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या मैंने बोला, तो आप 1 2 3 4 5 बोलोगे और 10 साल बाद पूछेंगे तो वही, और आपके पिताजी से भी पूछेंगे तो वही बताएंगे, यानी कहीं नहीं बदल रहा है। तो ये जो संग्रह है वो समूचे है। आप समझ गए होंगे, वही बात हमने लिखा है। और समूचे को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। समूचे को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, ए बराबर AEIOU। हम लोग जब भी समूचे को लिखते हैं तो ये मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और कई लोग इसको विथिन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी समूचे का अवयव, समूचे को सूचित करते हैं कैपिटल अल्फाबेट, बड़े अक्षर के द्वारा नहीं, कैपिटल लेटर के द्वारा, और उसके अवयव को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के द्वारा। तो आपको एक टर्म आ रहा है कि समूचे का अवयव किसे कहते हैं। समूचे का अवयव, जो समूचे के अंदर प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसी को समूचे का अवयव कहते हैं। तो ये जो समूचे ए है, इसका अवयव क्या है, इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है AEIOU। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका समूचे का अवयव। हमने अगर मान लेते एक सेट हमने लिया बी, हमने क्या लिया, एक सेट लिया बी, और इसके हमने लिख दिया 4G सर। क्या लिखे भैया, 4G सर, RK सर, RK सर, ये हमने लिख दिया। तो इस समूचे बी के अंदर जो अवयव है वो कौन कौन है भाई, तो 4G सर है, RK सर है। यानी समूचे के अंदर जो प्रयुक्त होने वाले वस्तुएं हैं उसी को समूचे का अवयव कहते हैं। समझ में आ गया, और उसे अंग्रेजी वर्णमाला के सामान्यतः छोटे अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं।
सुपरिभाषित का मैंने बताया था कि जिसका परिभाषा व्यक्ति, स्थान तथा समय के बदलने पर नहीं बदलता है। हमेशा लोग एक ही चीज को बताएंगे। जैसा कि केस हमने प्राकृत संख्या के केस में आपको बोला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या तो सारे लोग वही बताएंगे। समय बीत जाने पर, वस्तु को स्थान बदल देने पर, व्यक्ति को बदल देने पर कोई नहीं बदलेगा, सब लोग 1 से लेकर के 5 तक ही। लेकिन हमने बोला कि भारत के सबसे महान गणितज्ञ तो मेरे लिए अलग हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं, आने वाले समय के लिए दूसरा हो सकता है। स्थान बदल देने पर उसका मतलब बदल सकता है, दूसरे देश में चले जाएंगे तो दूसरे उसका आंसर हो सकता है। तो जो है वो आपके पास सुपरिभाषित नहीं है। आई थिंक मैंने आपको ये समझा पाया कि सुपरिभाषित होता क्या है। ओके, तो आप सब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के साथ ही साथ लिखना भी शुरू कर देंगे। अब देखो, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है जो प्रचलित विधियां हैं। एक रोस्टर विधि, जिसको सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि भी कहा जाता है। इसमें अवयवों को क्या किया जाता है, जो भी अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो हूबहू दिखाई देते हैं और उसको हम लोग ये जो मजला कोष्टक है, कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर कमा के द्वारा अलग अलग करके हम लिखते हैं। जितने भी अवयव है उसको कमा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं और इसके अंदर किसी भी अवयव का रिपीटिशन नहीं है। मैंने अगर एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा कि बताइए ये स्कूल है, स्कूल शब्द को समुच्चय के रूप में लिखिए। स्कूल शब्द, माछे भी पढ़ दे रही है, समझे। स्कूल शब्द का अगर हम लोग समूचे बनाए तो समूचे क्या होगा, तो इसका जो होगा वो SCHOO है, तो एक ही को लिखेंगे और एल लिखेंगे और इसको किसके द्वारा, कमा के द्वारा सबको अलग अलग करके लिखेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो 2 ओ है, तो कितना ओ रहेगा, रिपीटिशन डज नॉट अलाउ इन द सेट, यानी सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। ओके, हम लोग अलग अलग करके कमा के द्वारा लिखेंगे और 5 बार भी ओ होता तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, यानी सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होता है। ये समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो किसी समुच्चय के गुण को लिख देते हैं। तो पहला हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में AEIOU है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, तो ये स्वर है। क्या है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी कि वॉवेल है। हमने इसी चीज को दूसरी भाषा में यहाँ पर लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको पढ़ेंगे A इज इक्वल टू द सेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट। ये 2 बिंदु जो लिखा गया है इसको सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जो इस तरीका से बिंदु रहता है और कई लोग इसको ऐसे दे देते हैं, तो इन दोनों चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, इन दोनों चीज को ऐसे जो लिखा हुआ है या 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। यानी कि कहीं पर आपको ये 2 बिंदु दिखाई दे दें और ये कोलन ऐसे दिखाई दे, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, जैसा कि। ओके, तो यहाँ पर देखो द सेट ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, केवल इसको पढ़ देते हैं। आप A इज इक्वल टू तो बोल ही सकते हो, तो यहाँ से पढ़ेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट। द सेट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो हम आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, तो AEIOU बोलोगे। तो ये बताओ कि तो इसमें सारा अवयव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी का गुण इसमें लिख दिया गया, लेकिन अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका ये कौन सा रूप है, तो समुच्चय निर्माण रूप है। दूसरा 1 2 3 4 5 है, उसको भी मैंने लिख दिया द सेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा एक्स लेस देन इक्वल टू के 5, यानी एक्स जो होगा 5 या 5 से छोटा होगा। तो आपको देखोगे 5 या 5 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, राइट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आराम से इत्मीनान से बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। आपको अगर कहीं पे डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है समुच्चय का प्रकार। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल समुच्चय का प्रकार इसलिए पढ़ रहे हैं, इस संबंध पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। कहीं कहीं पर अरिक्त समुच्चय यूज होगा, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझा देते हैं। जैसा कि अगर हमने पूछा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। जैसा कि इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, फाई के द्वारा। हमने यहाँ पर लिखा A इज इक्वल टू द सेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर और लेस देन 1। तो बताइए एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है जी,
कोई नहीं होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृत संख्या वो 1 होता है, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नहीं नंबर नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर कोई अवयव नहीं होगा। इसका मतलब ये भी जो है वो कैसा संबंध है, ये जो है आपका रिक्त संबंध है। ये कैसा संबंध है, रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को किसके द्वारा सूचित करते हैं गुरुवर, फाई के द्वारा। ओके, यहाँ पर देखो एक शब्द है टेक्स, एक अमरणशील व्यक्ति। तो बताइए इस दुनिया में कोई अमरणशील है जी? अब बताओ, सभी लोग मरेंगे, यानी ये भी जो है वो कैसा संबंध है, तो रिक्त संबंध है। ओके, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब वो ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होना तो चाहिए। एक से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक अवयव होना चाहिए। तो इसके अंदर एक है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, यानी ई जो है आपके पास अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर है, यानी वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अरिक्त समुच्चय। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमने कई बार बोला कि जो ये आप देख रहे हैं इसको लोग करली ब्रेकेट CURLY करली ब्रेकेट, और कई लोग विथिन ब्रेकेट भी बोल देते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, विथिन ब्रेकेट और मिडिल ब्रेकेट और मझला कोष्टक तो आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आपने देखा कितना नाम देख लिया, 1 2 3 4 नाम देख लिया। ओके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में मत छोड़ दीजिएगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा, समझे। आप कितना खाते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना पचाते हैं ये मायने रखता है। आप किताबों पढ़ो, लेकिन उस चीज का रिएक्शन आप नहीं दे रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, दूसरों को समझा नहीं पा रहे हो, तो पढ़ाई बेकार है। कम से कम जब पढ़ रहे हैं तो उसको आप बार बार रिपीट करो और ऐसा पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सको। हमारा एक मोटो है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। मैंने बोला पढ़ा सको, शिक्षक मत बन जाओ। हाँ, अगर बनना ही है तो अच्छे से वेल एजुकेट होकर के आपको नेट क्वालिफाई करके बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे लेवल का टीचर बनना चाहिए। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, समझे। तो मेरा लक्ष्य है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, तो बेहतरीन तरीका से पढ़ो। समय रिटर्न आपके पास नहीं आने वाला, तो इस समय की पूजा कीजिए। और यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, जो व्यक्ति समय की पूजा करता है उसको एक ना एक दिन दुनिया उसकी पूजा करती है। तो आप समय की पूजा करो और एक अलग मिसाल कायम करने का प्रयास करो। और बहुत ही आसान है मिसाल कायम करना, दूसरों से बेहतर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, राइट। अगर ये बातें सही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, और आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, उस पर आप स्टेटस लगा दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब चीजें तो आपने देख ही लिया था, आगे हम लोग देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है फाइनाइट सेट या फिनिट सेट, यानी कहने का मतलब वो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिन सकते हैं, यानी वैसा समुच्चय जिसके अवयव जो है वो निश्चित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिनिट सेट या फाइनाइट सेट। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है AEIOU, तो इसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, 5 गो है, ये परिमित समुच्चय है। इसमें है 4GSIR यानी 4G सर, इसको भी हमने अवयव के रूप में अलग अलग लिखा है, तो इसके भी हम लोग अवयव को गिन सकते हैं। स्कूल है, स्कूल को भी हमने अलग लिखा है। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर आपने स्कूल तो गलत लिखा है, स्कूल में 2 को होता है, हमने गलत लिखा है। नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है, आपको मैंने बोला था कि समुच्चय के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, इसलिए मैंने 2 ओ ना लिख करके एक ही वो लिखा हुआ है, राइट। अपरिमित इनफाइनाइट यानी वैसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। सिंपल भाषा में उसके में अंदर में क्या लगा रहेगा, डॉट डॉट लगा रहेगा। एक और चीज हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जब भी आपको इनफाइनाइट शो करना हो, अथाह शो करना हो, तो उसके लिए 50 को बिंदु ऐसे समझ दे दीजिए, 3 ही बिंदु काफी है। कितना जी, 3 ही डॉट दीजिए, 50 को डॉट देने की जरूरत नहीं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि देखो, हम लोग प्राकृत संख्या के समुच्चय को n के द्वारा सूचित करते हैं, सामान्यतः आप देखोगे, और पूर्णांक को z या i के द्वारा सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को r के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं गुरुवर, r के द्वारा। धनात्मक वास्तविक संख्या को r प्लस के द्वारा, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या को r माइनस के द्वारा, परिमेय संख्या को q के द्वारा, और अपरिमेय संख्या को q बार के द्वारा, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। ये एकदम सिंपल पॉइंट है, छोटा पॉइंट है।
तो किसी समुच्चय के कुल अवयवों की जो संख्या होती है, कोई समुच्चय आपने लिखा उसके अंदर 5 अवयव हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। अगर कोई समुच्चय आपने लिखा और उसके कार्डिनल नंबर 20 है, माने उसके अवयवों की संख्या, उसके अंदर जो अवयव लिखे हैं, तत्व लिखे हैं, सदस्य जो लिखे हैं, अगर वो 50 है तो उसके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। ओके, अब आप यहां पर देखोगे तो हमने लिखा है किसी समुच्चय में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या, इसको भाई संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। और समुच्चय ए के कार्डिनल नंबर को, ए है तो ए के कार्डिनल नंबर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन ए के द्वारा। और इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्या पढ़ेंगे भाई? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। अगर यहाँ पे बी होता तो हम लोग एन बी लिखते और उसको पढ़ते कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। अगर हम यहाँ पे समुच्चय सी लेते तो उसके कार्डिनल नंबर को एन सी लिखते। कैसा लिखते हैं? एन सी। और इसको पढ़ते कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। राइट, आप समझ गए होंगे, ए होगा तो एन ए होगा, और बी होगा तो एन बी होगा, और सी होगा तो एन सी होगा। राइट, आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक थम्स अप तो जरूरी है, सारे लोग थम्स अप जरूर कीजिए। चलिए, बिल्कुल सारे लोग। और वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनसे निवेदन है कि लाइक तो जरूर करके जाइए। ओके, चलिए, जैसे कि हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया, हमने एक सेट ए लिया है और इस सेट ए में हमने लिखा 2 4 6 8। तो इसके कार्डिनल नंबर, ये सेट ए है तो इसके कार्डिनल नंबर को एन ए के द्वारा सूचित करेंगे और इसके अवयव 1 2 3 4 है तो इसके अवयव की संख्या 4 होगा, इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा। यहाँ पर हमने बी बराबर लिखा 1 2 3 डैश डैश लगा दिए हैं तो इसका अवयव को हम लोग गिन नहीं पाएंगे, अनंत तक जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा एन बी, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ हमने सी लिखा है और इसके अंदर अवयवों की संख्या 3 है, 1 2 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा गुरु? इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। आई थिंक इस पॉइंट में कोई दम नहीं था, बहुत आसानी से समझ में आ गया कि कोई समुच्चय है और उसके अंदर 4 अवयव है तो उसका कार्डिनल नंबर 4 है, और 5 अवयव है तो कार्डिनल नंबर 5 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, एक तो मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जब यहाँ पे खड़ा हूं, और निवेदन है कि आप उसमें अपने तरफ से एक सबटाइटल जोड़ करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा देंगे। एक मेरे साथ, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं और एक मेंशन कर दें मैं कौन हूं, आप मेरे को आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो जरूर इसको स्टेटस लगाएं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने एक्स और वाई, एक्स को आप भुज कहे थे, वाई को कोटि कहा था। एक्स को आप लोगों ने भुज कहा था, वाई को कोटि कहा था। एक्स को जो होता है हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक आप तो जानते ही हो, इतना आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि निर्देशांक ज्यामिति में अगर 2 बिंदु था तो पहले बिंदु को आप एक्स बोलते थे और दूसरे बिंदु को वाई बोलते थे। तो कार्डिनल नंबर में क्या होता है कि अगर 2 वस्तु है और उसके ऑर्डर को ध्यान रख लिया जाए, पहले और बाद, उसके ऑर्डर मीनिंग रखते हैं, तब वो किसको बोलेंगे हम लोग? क्रमिक युग्म। कहने का मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि 2 वस्तुओं के निश्चित क्रम को, 2 वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्रमिक युग्म कहते हैं। उसे क्या कहेंगे गुरुवर? क्रमिक युग्म कहते हैं, क्रमित युग्म। और इसको हम लोग हमेशा जो क्रमित युग्म होते हैं, जो 2 अवयव होते हैं, उसको मझले कोष्ठक के अंदर, जैसे मान लेते एक्स और वाई है तो हमेशा इस छोटे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। राइट, हम लोग यानी कि क्रमित युग्म के जो अवयव होते हैं उसको लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं? तो स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। राइट, कोई दिक्कत? चलो, जैसे आप देख लो, आपके पास एक पॉइंट है 3 और 5, तो 3 और 5 तो इसमें x का मान 3 है और y का मान 5 है, और y का मान को हम लोग कोटि कहते हैं, x को मान को भुज कहते हैं। उसी तरीका से x का मान कितना है? x का मान 5 है और y का मान 3 है। तो आप देख लो इन दोनों में अंतर है, इसमें पहले 3 है, इसमें पहले 5 है। ये दोनों बराबर है क्या? तो ऑर्डर अगर मायने रख रहा है तो ये बराबर नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर मायने नहीं रखता तो इसमें भी 3 और 5 है और इसमें भी 3 और 5 है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है, इसके क्रम को ध्यान में रखा जाता है, तो इसलिए जो है वो क्रमिक युग्म हो गया। क्रमिक युग्म, युग्म मतलब पेयर, युग्म मतलब पेयर। तो आप समझ गए होंगे कि 2 संख्याओं के एक निश्चित क्रम को क्रमिक युग्म कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हमने दे दिया, तो मान लेते हैं कि आपके पास 2x + 1, 3 है और x + 5 = y है, तो ये
क्रमित युग्म में है कि नहीं है, और बीच में बराबर है, ये बराबर तब हो सकता है क्योंकि पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा पहला अवयव ये बराबर होगा। यानी इसको आप इसके बराबर कर दो और x का मान निकाल लो, फिर इसको आप इसके बराबर कर दो तो y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो क्रमित युग्म में अगर आप जानते हैं क्रमित युग्म को तो इस तरीका से हम लोग बराबर करके निकाल सकते हैं। आई थिंक इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शालीनता से, आराम से, बेहतरीन तरीका से देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चल अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन होता क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं। इसका उपयोग हम लोग बार बार करने वाले हैं, इसलिए कार्तीय गुणन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्तीय गुणन होता क्या है। तो कार्तीय गुणन जो होता है, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे भैया, तो ए क्रॉस बी के द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ दिख रहा है, इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया कि आपको दिखे, वैसे भी ये इतना बड़ा स्क्रीन है, आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, तो ए क्रॉस बी के द्वारा हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, द सेट ऑफ ए कमा बी। तो ये किसमें लिखा है, क्रमित युग्म में, जिसमें पहला अवयव सेट ए से आया है और दूसरा अवयव सेट बी से आया है। क्योंकि ए क्रॉस बी मैंने कहा है, यहीं पर अगर हमने ऐसे लिख दिया होता कि आप मेरे को बताओ सर, ऐसे हमने अगर इसको लिखा होता तब क्या होता। यहां पर हमने ऐसे लिखा होता, ऐसे कर दिया होता बी क्रॉस ए, यहीं पे समझा देते हैं। हमने लिख दिया बी क्रॉस ए, तो हो जाएगा द सेट ऑफ, क्या हो जाएगा, बी कमा ए। क्या हो जाएगा, बी कमा ए, क्योंकि पहला अवयव जो सेट बी है तो इसमें हो जाएगा बी बिलोंग्स टू सेट बी, और क्या हो जाएगा, तथा ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीका से लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जब भी पहला अवयव जो इधर जो रहता है, ए बी और ए है, तो पहला अवयव बी से आया होगा और दूसरा अवयव ए से आया होगा। ए क्रॉस बी है तो पहला अवयव ए से आया होगा, दूसरा अवयव बी से आया होगा। आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे। हम यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है उसको समझा देते हैं और अलग से एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने वाले हैं, आप परेशान मत होइए, हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन टाइप यहाँ पर ले लिया, ये क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया है ए बी तथा बी बराबर 2,3, तो ए क्रॉस बी आपको बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, और साथ ही साथ दूसरा चीज आपको बताना है ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस ए का मान क्या होगा। ओके, ये बी क्रॉस ए का मान क्या होगा। तो ए क्रॉस बी जो होगा, तो हम लोग लिख देते हैं, जब ए क्रॉस बी लिखना है तो ए का मान यहाँ लिख दिए और क्रॉस दे करके बी का मान लिख देते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि गांव देहात में अगर कोई चीज आता है आपके घर, मिठाई उठाई आपके मतलब कहीं से आया है, किसी रिलेटिव के यहाँ से आया है, तो गांव देहात में आप भी हम लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी लोगों को उसमें से मिठाई जा करके देते हैं। तो इससे मान लीजिए कि भाई साहब इधर गए इसके यहाँ, तो जाएंगे तो इसको भी देंगे, यानी कि 1,2 हो जाएगा, और ये इसके पास जाएंगे तो 1,3 हो जाएगा, और ये फिर इसके पास जाएगा तो b,2 हो जाएगा, और फिर b,3 हो जाएगा। मतलब इसको उठा के इसके पास और फिर इसको उठा के इसके पास, इसको उठा के इसके पास और फिर इसको उठा के इसके पास। ये मैंने लिख दिया कि नहीं लिखा। दूसरा जो है, इसका अगर एरो डायग्राम हमको लिखना होगा तो हम लोग एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। इधर ए लिख देते हैं क्योंकि पहले ए है और बी है, तो उसके बाद हमने बी लिख देते हैं, इसके बाद क्रॉस लिखते हैं। ए में ए है फिर बी है, तो ए को कहाँ भेजे, पहले 2 के घर फिर 3 के घर, बी को उसके बाद 2 के घर फिर 3 के घर। ये इसका क्या है, एरो डायग्राम है। क्या है जी, एरो डायग्राम। ये क्या है, ये ए क्रॉस बी का कौन सा है, एरो डायग्राम है। ओके, उसी तरीका से बी क्रॉस ए, तो पहले अवयव बी का मैंने लिया है, फिर ए का लिया है, तो बी का अवयव हमारे पास 2,3 था, तो पहले 2,3 लिख दिया, फिर क्रॉस है तो क्रॉस दे दिया, और ए है तो ए का अवयव कितना है, ए कमा बी, तो हमने ए कमा बी लिखा। तो फिर इसको उठा के इसके पास लेके जाएंगे तो 2 कमा ए, फिर इसके पास लेके जाएंगे तो 2 कमा बी, फिर इसको लेके जाएंगे तो 3 कमा ए और 3 कमा बी हो जाएगा। और इसी चीज का ये एरो डायग्राम है। चलिए हम लोग अभी एक क्वेश्चन और हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है, हमने ए बराबर लिख दिया 1 2 3 तथा बी बराबर यहां पर दिया हुआ है। यदि हम लिख देते हैं यहां पर क्वेश्चन टाइप बना देते हैं, हमने लिखा यहां पर यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर आपके पास दिया हुआ है
ए बी सी, तो आपको बताना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बताना है तो पहले हम लोग ए वाला लिख देते हैं, 1 कमा क्या लिखते हैं गुरु, 1 कमा 2 कमा 3, उसके बाद क्रॉस है तो क्रॉस देते हैं, और बी तो बी का मतलब है ए बी सी, ठीक है, और इसका क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो पहला अवयव इसको इसके साथ लिख करके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 कमा ए, ओके, फिर ये इसके पास जाएगा तो 1 कमा बी, ओके, फिर ये इसके साथ जाएगा तो 1 कमा सी, तो उसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो ये 1 कमा, एक मिनट, अब ये वाला दूसरा जो है वो कौन सा आने वाला है, ये दूसरा, ये दो, एक तो ये तीनों का घर चला गया तो ये बन गया, फिर इसको भेजते हैं, ये हो जाएगा 2 कमा ए, फिर हो जाएगा 2 कमा बी और छोटे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसके बाद 2 कमा सी, फिर ये 3 वाले को भेजते हैं इसके घर, तो हो जाएगा 3 कमा ए, फिर हो जाएगा 3 कमा बी और फिर क्या हो जाएगा 3 कमा सी। ये सब जो छोटा ब्रैकेट है इसको भी हम लोग कॉमा के द्वारा अलग अलग अवयव को तो अलग किए हैं, ये जो छोटा ब्रैकेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन क्रमिक युग्म वाला जो ब्रैकेट है उसको हम लोग करेंगे, ये क्रमिक युग्म में मैंने लिखा है, इसको क्या करते हैं और फिर इसको बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर अलग कर देंगे। अगर इस चीज का अगर आप क्या करना चाहते हैं कि सर इसका आप अगर एरो डायग्राम निकालना चाहते हैं तो एरो डायग्राम कैसे होगा भाई, इस तरीका से हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसके अंदर लिख देते हैं अवयव जो है वो कौन कौन सा है, इसके अंदर अवयव एक में है 1 2 फिर 3, फिर इधर लिख देते हैं इसमें क्या है ए बी और सी, ये ए है और ये क्या है बी है, और इसको हम क्रॉस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको भेजेंगे भाई, तो एक को भेजेंगे तो एक इसके घर जाएगा, फिर इसके घर जाएगा, फिर इसके घर जाएगा। दूसरा जो है इस 2 को भेजते हैं तो ये 2 किसके घर जाएगा, तो 2 इसके घर जाएगा, फिर इसके घर जाएगा, फिर इसके घर जाएगा। 3 को भेजते हैं तो 3 को किसके किसके घर, इसके घर भेजते हैं, फिर इसके घर भेजेंगे, फिर इसके घर भेजेंगे। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं ये किसका एरो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है आप देख रहे हैं तो किसका एरो डायग्राम है जी, ए क्रॉस बी का। उसी तरीका से मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोल दे तो बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, और आप अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 8804591897 पर, और किसी प्रकार का कोई सहायता चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कोई पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो आप इसको इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जो है वो भी आपको फ्री में ही प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसको बनाएंगे। चलिए तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे क्या है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं अब कौन सा टॉपिक हम लोग का बाकी रहा उसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पर देखे थे कि क्या क्या समझना था, समुच्चय समझना था, तो हम लोगों ने क्या इसको समझ लिया, बिल्कुल इसको हम लोगों ने अभी देखा, इसको समझा। फिर इसको समुच्चय के प्रकार भी हम लोगों ने इसको भी देख लिया, फिर दूसरा कार्डिनल नंबर समझ लिया, क्रमिक युग्म समझ लिया, कार्तीय गुणन भी समझ लिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे उप समुच्चय। क्या समझने वाले हैं गुरुवर, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय को भी हम बहुत भली भांति आपको समझा देते हैं, आप उसको ध्यान रखोगे। उप समुच्चय होता क्या है, मान लेते हैं आपके पास 2 समुच्चय है, 2 समुच्चय है। एक मान लेते हैं कि आपके पास समुच्चय ए है, तो ए दिया हुआ है आपके पास, हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए आपके पास दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 2 3, और तथा बी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए में जो 1 2 3 है ये सारा अवयव इसमें भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। इसको लिखने का तरीका है ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो बी क्या है, तो ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है, बी बी सुपर सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे सुपर सबसेट नहीं, सुपर सेट ऑफ ए। यानी अब देखते हैं कि ए बी का बेटा है
ए बी का बेटा है तो बी ए का कौन होगा, तो बाप होगा। इस तरीका से उल्टा समझते हैं तो ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा। यानी कहा जाए कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, सम्मिलित हो, तो हम लोग बोलेंगे ए बी का क्या है, ए बी का क्या है, उप समुच्चय। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोगों ने इस तरीका से देखा होगा, कहीं लिखा हुआ ऐसे, तो इसको बोलते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर आपके पास कंफ्यूजन हो गया, सर ये वाला सिंबल कहां इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सिंबल कहां इस्तेमाल करेंगे। अगर ये लगा हुआ है तो अगर बराबर भी है तो चलेगा, लेकिन इसमें एक अधिक होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहां पर लिखते हैं, अगर लिख देते हैं ए बराबर लिख देते हैं 1 2 3 4, और तथा बी बराबर भी लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो क्या ए बी में है कि नहीं है, बी ए में है कि नहीं है, तो यहां पर इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये चीज अगर हम ऐसे लिख देते हैं ए बराबर 1 2 और बी बराबर हम लिख देते हैं क्या 1 2 3 4 5, क्या लिख दिया मैंने 5, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए में अवयव 2 गो है और बी में अधिक है, यानी बी में एक भी अधिक है कि नहीं है, लेकिन एक से तो ज्यादा अधिक है। तो जब ऐसा होगा तो बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पर बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, नीचे जो लगता है वो बराबर का साइन होता है, इसमें बराबर इसलिए लगा क्योंकि दोनों में अवयव समान है। आई थिंक ये बात तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सर आगे इसका उप समुच्चय का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, उसको भी समझा देते हैं। अगर आपके पास आ गया कि सर उप समुच्चय क्या है, उप समुच्चय जिसको आप क्या कहते हैं, सबसेट। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसका डिफिनीशन, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी में यदि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का कौन सा अवयव भाई, प्रत्येक अवयव, यानी कि सभी अवयव अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट ऑफ बी के द्वारा क्या करते हैं भैया, सूचित करते हैं। राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो जैसे में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे में मैंने लिख दिया, हमने ए बराबर लिख दिया ए बी सी, और तथा बी बराबर हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। तो ए का सारा अवयव बी में है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर ये भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर या बड़ा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऐसा ये सिंबल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बी में इससे एक से भी अधिक अवयव अधिक है, मतलब इसमें 3 अवयव है और इसमें कितने अवयव हैं, इसमें अवयव जो है 6 अवयव है और इसमें 3 ही अवयव है, यानी बी में अधिक है, इसलिए आप ये लगा सकते हैं। इसमें बराबर नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। यहां तक किसी को डाउट है जी, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको समझने वाले हैं घात समुच्चय। कैसे, ये कैसे उप समुच्चय है, तो इसका सारा अवयव इसमें है कि नहीं है, तो ये इसका उप समुच्चय है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे घात समुच्चय, और वो मेरे लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ा जाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो,
देखिए क्या है, हम लोग अभी बात करने वाले हैं और वो चीज जो है वो क्या है भैया, वो चीज है हमारे पास घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसको हम लोग क्या बोले थे, पावर सेट। क्या भाई, पावर सेट है। ओके, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये पावर सेट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इस पावर सेट के बारे में तो अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है, सरल है। आप केवल देखते रहिए कि कैसा डिफिनीशन लिखा जा रहा है और हमारे लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोई भी समुच्चय हमने ए ले लिया और वो क्या है भाई, एक दो। ठीक है, इसका कितने उप समुच्चय संभव हैं, एक नोट में पॉइंट आप लिख लो कि जो फाई होता है, क्या जी, फाई। तो फाई सभी समूचे का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। यानी कि फाई जो है रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ओके, आप इस बात को ध्यान रखो। तो भैया हम कहे कि इसका आप जितने भी उप समुच्चय संभव है उसको लिख दो। तो इसके उप समुच्चय को पीए के द्वारा लिखते हैं। तो इसका पहला तो घात समुच्चय के लिए इसका जो उप समुच्चय होगा वो फाई हो जाएगा। यानी फाई इसमें है कि नहीं है, तो फाई सारे सेट में होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें से ले लिया एक और अवयव एक, तो एक इसमें है कि नहीं है, तो ये एक जो है इसका उप समुच्चय है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, हमने दो ले लिया, तो दो लिया है तो दो भी तो इसका एक उप समुच्चय है, राइट। और हमने फिर काम किया, एक और दो ले लिया, तो ये भी तो इसके अंदर है, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है, और इसको भी हमने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तो इस समूचे के सभी उप समूचे अंदर है और उसका हमने एक समूचे ले लिया। तो यहाँ पर घात समुच्चय का एक अच्छा सा डिफिनीशन निकल करके ये आ रहा है, किसी समूचे के सभी उप समूचयों के समुच्चय, कोई समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय संभव है उसको लिखिए और उसको एक समुच्चय के रूप में लिख दीजिए। यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है और इसको हम लोग पीए के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन कभी अगर मान लेते हैं इसमें अवयवों की संख्या पूछ देगा एनपीए, तो कैसे हम लोग बताएंगे, यानी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें जो होगा दो के पावर एन ए होता है। दो के पावर कितना होता है, एन ए, तो दो। इसमें अगर मैं पूछ दूं एन ए का मान, तो कार्डिनल नंबर सेट ए कितना होगा, एक और दो, तो दो अवयव है तो दो हो जाएगा। तो ये एन ए का मान दो रखेंगे तो दो दूनी चार होगा। आप अवयव गिन सकते हैं, एक दो तीन चार अवयव होगा। ठीक है, यहां तक भी कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आई सभी का उप समुच्चय होता है। तो मैं इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा घात समुच्चय, अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। घात समुच्चय जिसको हमने क्या बोला था भैया, पावर सेट। पावर सेट तो किसी समुच्चय किसी समूचे के सभी उप समूचयों के संख्या को, एक मिनट, किसी समूचे के सभी उप समूचयों के उप समूचयों के उप समूचयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं समुच्चय ए के घात समुच्चय को पीए के द्वारा सूचित करते हैं। एक और चीज आपको बता दें कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो ये हो जाता है 2 के पावर एन ए।
एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिखा है, यदि आपके पास ए बराबर दे दिया है ए बी और सी, तो इसका टोटल घात समुच्चय कितना होगा। इसका घात समुच्चय लिखिएगा तो पहला तो स्थाई सब में होता है तो 1 हो गया, फिर हमने ले लिया ए वाला, तो ए ले लेते हैं ए, तो ये ए जो हमने अभी लिया है, क्या ए इसके अंदर है कि नहीं है, तो फाई तो इसका उप समुच्चय हो गया, ए भी इसका उप समुच्चय हो गया। एक और ले लेते हैं बी, तो ये भी तो इसका उप समुच्चय हो गया। मैंने सी ले लिया, तो ये सी भी जो देख रहे हैं इसका एक उप समुच्चय है। अब हमने दो दो का पेयर बनाते, ए और बी ले लेते हैं, ए कमा बी, ये भी एक उप समुच्चय है। फिर हमने ए कमा सी ले लिया, ए कमा सी भी इसका एक उप समुच्चय है। फिर हमने क्या ले लिया, ए और सी तो नहीं ले लिया, बी और सी ले लेते हैं, बी और सी, तो बी कमा सी एक उप समुच्चय हो गया। और तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो तीनों का एक साथ लेंगे तो ए बी सी, तो ये क्या, और इसको फिर एक समुच्चय के रूप में इधर से हम घेर देते हैं। यानी ये सारा अंदर जो लिखे थे, ये सारा का सारा जो क्या है भाई, ये सारा का सारा ये जो ए बी सी है, ये समुच्चय ए है, इन सबका ये कौन सा समुच्चय है, उप समुच्चय। क्योंकि फाई ढूंढोगे मिलेगा, ए ढूंढोगे मिलेगा, बी ढूंढोगे मिलेगा, सी ढूंढोगे मिलेगा, ए कमा बी इसके अंदर मिल रहा है, ए कमा सी मिल रहा है, बी कमा सी मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है। यानी जो भी इधर आपने लिखा है ये इसका उप समुच्चय है। तो इसके सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। और इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, तो पावर सेट ऑफ ए के द्वारा। जो हमारा सूत्र कहता है, अगर एन ए निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालोगे, तो ये आपके पास ये 2 के पावर और एन ए में कितने अवयव हैं, इसके अंदर 3 अवयव है, तो इसके ऊपर 3 रख दोगे तो 8 होगा। तो आप इसके अंदर अवयव गिनोगे तो 8 ही मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए था, इसको आपको याद कर लीजिए। 1-2 प्रश्न हम आपको दे देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग बना करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 कमा बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी तथा सी बराबर हमने लिया है x, y हो तो पहला आपको ज्ञात करना है 1 नंबर a क्रॉस b बता दीजिएगा, दूसरा बताना है a क्रॉस के c, तीसरा बताना है b क्रॉस के c, चौथा बताना है c क्रॉस b, पांचवा बताना है pa पावर सेट ऑफ a, और छठा बताना है पावर सेट ऑफ b, और सातवां बताना है पावर सेट ऑफ c। और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बना करके कल जरूर मेरे से चेक कराएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने के लिए सोचा था, वो कवर कौन कौन से टॉपिक करना था आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो हम लोग को कवर करना था समुच्चय, ये कवर हम लोग करिए लिए हैं, ठीक है। उसके बाद समुच्चय के प्रकार ये कवर कर लिए हैं, कार्डिनल नंबर कवर कर लिए, क्रमिक युग्म कवर कर लिए, कार्तीय गुणन कवर कर लिए, उप समुच्चय कवर कर लिए, घात समुच्चय कवर कर लेते हैं, और एक बच रहा है संबंध। तो मैं आपसे कहूंगा ये संबंध को अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो फिर लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज की क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, और फिर हम लोग अभी फिजिक्स के कुछ बात को समझेंगे और फिर अगले दिन का शेड्यूल आपको दिया जाएगा। लेकिन आपसे अभी भी फिर से एक बार निवेदन करेंगे, तो आप लोग इस क्लास को खत्म होने के बाद जरूर इसका स्टेटस लगा दीजिए, और लाइक नहीं किए होंगे तो बिना लाइक किए मत जाइए, लाइक जरूर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सबके लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, आप लोग का स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है और सारा का सारा आपको फ्री में मिलेगा। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करेंगे और वहां पे आपको फ्री में मिलेगा। और ये सारा चीज आपको बम दिया जाएगा, बम उड़ाना नहीं है पड़ोसी को, बम का मतलब है कि इस तरीका का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से नंबर ला सकते हैं और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।